प्राइम डिबेट का वक्त हुआ। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और आज का मुद्दा लिस्ट का इंतजार, कैंडिडेट बेकरार। चूंकि राजस्थान में पहले चरण में 12 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है, वोट डाले जाएंगे। बीजेपी और कांग्रेस का उम्मीदवार को लेकर मंथन लगातार चल रहा है, लेकिन अभी तक पहले चरण की सीटों पर ही सभी उम्मीदवार घोषित नहीं हो पाए। बीजेपी को 10 उम्मीदवार घोषित करने हैं अभी टोटल, कांग्रेस को 15 उम्मीदवारों का भी ऐलान करना है। क्या है ये देरी? क्या कोई खास रणनीति है, या फिर नए चेहरों को मौका देने पर चिंतन हो रहा है, या दिग्गजों पर माथापच्ची हो रही है, या विरोधी की स्ट्रेटेजी को समझने की कोशिश हो रही है? इधर कांग्रेस 10 उम्मीदवार घोषित कर पाई है, लेकिन पहले चरण की 12 में से 4 सीटों पर उम्मीदवार अभी सामने आए हैं। यानी 8 सीटें जिनमें पहले चरण में मतदान होने हैं, अभी उम्मीदवार बाकी हैं। कुल मिलाकर पहले चरण में 4 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले तय हैं। वहीं बुधवार से नामांकन शुरू हो रहे हैं, और ऐसे में संभावित उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ रही हैं, समर्थक भी बेचैन हो रहे हैं। चर्चा इसी पर करेंगे, पहले रिपोर्ट देखते हैं। नॉमिनेशन की घड़ी आई, लिस्ट फाइनल नहीं हो पाई। बीजेपी के 10, कांग्रेस के 15 कैंडिडेट्स का ऐलान बाकी। नहीं बन रही सहमति, या कुछ खास है स्ट्रेटेजी? दावेदारों की धड़कनें तेज, समर्थक भी हो रहे बेचैन। लिस्ट का इंतजार, कैंडिडेट बेकरार। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कि करके परिचय कराते हैं। प्रताप राव साहब, प्रवक्ता बीजेपी के, स्वागत आपका। आरसी चौधरी जी, महासचिव पीसीसी, आपका भी स्वागत है। एसपी मित्तल सर, वरिष्ठ पत्रकार, स्वागत सर। निरंजन पोद्दार जी, बहुत बहुत धन्यवाद पधारने के लिए, स्वागत है आपका राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। पहला सवाल बीजेपी से शुरुआत करते हुए, प्रताप राव साहब, 2 मार्च को, मतलब आज से कुल 17 दिन पहले 2 मार्च को बीजेपी की 15 प्रत्याशियों की राजस्थान को लेकर लिस्ट आ गई थी। अब 17 दिन बीत चुके हैं, आज 19 मार्च है, 1 महीने बाद पहले चरण का मतदान होना है। आखिर कौन सा मंथन चल रहा है, कहां पेच फंसा है? रविंद्र, पहली बात तो यह है कि हम अगर चुनावी इतिहास देखें तो चुनावी इतिहास में ये नज़र आता है कि आमतौर पे जब चुनाव की घोषणा होती थी उसके बाद ही ज़्यादातर लिस्ट आई हैं। ये तो पहली बार ऐसा है कि चुनावों की घोषणाओं के पहले ही पार्टियों ने मंथन शुरू कर दिया और अपनी लिस्ट बाहर ले आए, क्योंकि पहले से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। एक तो पहली बात ये है कि कोई लेट नहीं हुई है, और ये हमारे दिमाग में अगर गलत इतिहास क्या कहता है इस बारे में कि जब अधिसूचना जारी हो जाती है, नामांकन की शुरुआत कल से हो जाती है, तो फिर उसमें कितने दिनों बाद जनता को पता चलता है कि भाई हमारे पास इतिहास की बात मैं बता रहा हूं कि आमतौर पे रविंद्र जी, एक और बात है कि बात यह है कि जब ज्यादा प्रत्याशी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस मजबूत स्थिति में, और इस बार जो 400 पार का नारा लगाया उसकी गूंज पूरे देश में है। राजस्थान में 25 के 25 सीटें भाजपा जीतने वाली है, और ऐसे में निश्चित तौर पे पार्टी ऐसे लोगों को सामने लाना चाहती है, ऐसे कार्यकर्ताओं को आगे करना चाहती है जो आगे चलकर पार्टी की रीढ़ भी बनेंगे, पार्टी की नींव भी मजबूत करेंगे, और ऐसे कि जो पार्टी के कार्यक्रमों को आगे ले जा सकें। और भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यकर्ताओं की एक बड़ी लिस्ट है। अब उनमें से पार्टी के नेतृत्व को चुनना है। निश्चित तौर पे इसमें समय लग रहा है, और लगाना भी चाहिए, क्योंकि हमें आने वाले समय के लिए पहली लिस्ट में समय नहीं लगा था, और जो दूसरी लिस्ट है उसमें समय लग रहा है। देखिए, एक बात यह है कि आपको लग रहा है कि पहली लिस्ट में समय नहीं लगा था। पहली लिस्ट का भी मंथन वो बहुत पहले शुरू हो चुका था। देखिए, पार्टी जब अपने नए नेतृत्व के लिए चुनाव करती है या अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव करती है, भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी निश्चित तौर पे सारी बातों को सोच समझ के करती है, और उसी सोच समझ के कारण, और पहली लिस्ट में भी काफ़ी सोचा विचारा गया नीचे तक, क्योंकि पार्टी में एक, देखिए व्यवस्था क्या है भारतीय जनता पार्टी में, कार्यकर्ताओं के मानस को भी टटोला जाता है। नीचे से पार्टी के प्रत्याशी की चयन की प्रक्रिया शुरू होती है। दूसरा, लाइक माइंडेड समर्थकों को, विचारों को भी जाना जाता है, और इस सारी प्रक्रिया में लंबा समय लगता है, और उस प्रक्रिया को पूरा करते हुए पार्टी। अच्छा, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता देते हैं। कांग्रेस की आज लिस्ट नहीं आएगी, क्योंकि
सीईसी की बैठक चल रही है, लेकिन राजस्थान को लेकर जो चर्चा होनी थी सीईसी की बैठक में, अब वो चर्चा आज नहीं होगी, कल ये चर्चा होगी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बैठक में मौजूद है और सोनिया गांधी मौजूद है। बाकी राज्यों पर हालांकि मंथन जरूर हुआ है, लेकिन राजस्थान के कैंडिडेट के नामों पर आज इस सीईसी की कांग्रेस की बैठक में चर्चा नहीं होगी। इसका सवाल मैं पूछूंगा जरूर, ब्रेकिंग भी चलती रहेगी लगातार, लेकिन बीजेपी से लगातार बात हो रही है, तो पहले एक और सवाल यहां पर उनसे ले लिया जाता है। क्या एक ये भी रणनीति का प्रताप राव साहब हिस्सा है कि अब बाकी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करें तो कोई राहुल कस्बा ना बन जाए, क्योंकि आप खुद स्वीकार कर रहे हैं बहुत दावेदार हैं, बहुत योग्य हैं बीजेपी की एक एक सीट पर, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल कस्बा जैसे और नेता सामने आ जाए, उससे नुकसान होगा पार्टी को? देखिए रविंद्र जी, एक बात ये समझने की पूरी तरह से समझनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, नेताओं की पार्टी नहीं है। किसी प्रत्याशी के बदलने से वो क्या एक्शन लेता है, वो उस पर पार्टी अपना निर्णय नहीं करती। आपने इतने सारे, भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 250-300 प्रत्याशियों की घोषणा की है। राहुल कस्बा जैसे एकाध आदमी जो है, एकाध नेता हैं, वो पार्टी छोड़ के गए हैं। उस आधार पे आप इन सारी बातों को नहीं कह सकते। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी में इस समय निश्चित तौर पे बड़ी संख्या में ऐसे नेता हैं जो स्वयं चाहते हैं कि कार्यकर्ताओं को आगे किया जाए, ऐसा नहीं है। और पद को लेकर या प्रत्याशी बनने को लेकर ऐसे कोई बिल्कुल आपस में मतभेद हो या लड़ाई हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पार्टी का जो नेतृत्व है पूरी तरह से सोच समझ कर, क्योंकि देखिए एक मैं आपको बात बताता हूं, जब पार्टी मुश्किल हालात में होती है तो पार्टी का नेतृत्व स्वयं आगे बढ़ के मुश्किल सीटों पर चुनाव लड़के, जैसे नरेंद्र मोदी ने यूपी से लड़ा था 2014 में चुनाव। लेकिन जब पार्टी के लिए चुनाव आसान होता है तो पार्टी अपने जमीनी कार्यकर्ता को आगे बढ़ाती है। तो वो जमीनी कार्यकर्ता कैसे आए, का चुनाव आसान है कि मुश्किल है? बीजेपी मंथन में अपना टाइम आसान है कि मुश्किल है? आसान रास्ते हैं। राजस्थान में तो 25 से 25 जीतने वाली अच्छा, है। वैसे जब मैं छात्र हुआ करता था, पार्टी के कार्यकर्ता को कैसे आगे लाया जाए, था तो मैं जो आसान पर्चा होता था ना, उसका हल पहले निकालता था, जो मुश्किल होते थे उसका हल बाद में निकालता था। बहरहाल ये आपकी रणनीति हो सकती है। चौधरी साहब आपके पास आता हूं। भाई ये तो आज कह रहे थे, हम अभी हेडलाइन पढ़ रहे थे, 5 मिनट नहीं बीते, ये तो सीईसी की बैठक में आज राजस्थान पर चर्चा ही नहीं होगी। अब कल होगी हो नहीं होगी, जानकारी तो खैर यही है। आपके यहां पर कहां दिक्कत है? 15 उम्मीदवारों का नाम बाकी है, सिर्फ 12 सीटों पर जो पहले चरण की हैं, 4 पर ही उम्मीदवार के नाम का ऐलान हुआ है। किसके भरोसे बैठे हैं? रविंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी है वो एक विचार की पार्टी है। इस विचार का जो ध्वज वाक होता है वो कांग्रेस का कार्यकर्ता होता है, और कांग्रेस का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की नाकामियों को प्रदेश की जनता के सामने ले जाने में, और कांग्रेस की जो 25 गारंटियां, 5 न्याय जो दिए हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। यहां पे व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं, विचार महत्वपूर्ण है, और विचार के लिए प्रतिबद्धता पार्टी का कार्यकर्ता गारंटी थोड़ी चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे, वो तो उम्मीदवार होगा ना जो पर्चा भरेगा, चुनाव प्रचार करेगा और मत मांगेगा लोगों से। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जब नॉमिनेशन की डेट होगी उसी डेट के आधार पे नॉमिनेशन भरना होगा। लेकिन प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई भी आए, कांग्रेस का जो कार्यकर्ता जो ध्वजवाहक के तौर पे काम कर रहा है वो उसी गति से कर रहा है जिस दिन उन्होंने लोकसभा के लिए या विपक्ष की भूमिका दी थी, उसी दिन से काम कर रहा है लगातार पूरे प्रदेश के अंदर। चाहे किसान का आंदोलन लेके हो, चाहे अग्निवीर योजना के खिलाफ में हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो गारंटी के नाम पे जुमले देके गए उनको याद दिलाने का हो, तमाम जो निर्वहन है वो लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है। निश्चित रूप से देश की संसद के अंदर बिल्कुल। लेकिन चौधरी साहब, क्या आपको नहीं लगता कि अगर पार्टी प्रत्याशी की घोषणा कर देती तो जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, ये उम्मीदवार जनता के बीच में जाकर पार्टी की बात बेहतर तरीके से रख सकते थे? थोड़ा और समय मिलता है। मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि उम्मीदवार अकेला नहीं होता। हर बूथ पे जो कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है वही अपने आप को उम्मीदवार बनके उस नहीं, लेकिन अगर भाई चुनाव 19 और 26 अप्रैल को होना है, महीने भर का समय बचा हुआ है, 15 जगहों पर 25 में से 15 सीटों पर उम्मीदवार के नाम का पता ही नहीं है, जबकि आपके मुख्य प्रतिद्वंदी की तरफ से 15 सीटों पर ऐलान हो चुका है। 50% ज्यादा वो ऐलान कर चुके हैं। आप 10 पे, वो 15 पे। रविंद्र जी,
रविंद्र जी, इसका जवाब तो प्रताप जी से पूछते बेहतर होता, क्योंकि ये व्यक्ति की महिमा में विचार करने वाले पार्टी बन गए, जो कभी ये कहते थे ऐसा है रविंद्र जी, की बात है। आरसी चौधरी जी को पता है कि उनके नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जता पा रहे। अशोक गहलोत जी से कहा कि जोधपुर से चुनाव लड़ो, तो प्रताप राव जी एक मिनट, हाँ एक मिनट, प्रताप राव जी बोलने दीजिए। जोधपुर तो खैर प्रत्याशी के तौर पर लॉक कर दिया कांग्रेस ने, तो उनकी भी हिम्मत नहीं होती कि वो चुनाव मैदान में उतरे। प्रताप राव जी सुन लीजिए। चौधरी साहब बताइए भाई, क्या आपके नेता ही तैयार नहीं हो रहे क्या लड़ने के लिए? इसीलिए आज की बैठक टल गई है, भारतीय जनता या ये तय नहीं कर पा रहे कि गठबंधन करें कि नहीं करें, सीपीएम के साथ, आरएलपी के साथ या बीएपी के साथ। रविंद्र जी, ना मैं बीच में व्यवधान डालता हूं, क्योंकि राजस्थान के लोग जानते हैं जब भारतीय जनता पार्टी भटकाऊ पार्टी बन गई है, जनता के मुद्दों पे जब वो तो विधानसभा चुनाव में पता लग गया। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में जनता ने बता दिया कि कौन भटकाऊ है। प्रताप जी तो काफी वरिष्ठ। प्रताप जी एक मिनट जरा वो जवाब दे रहे हैं, सुन लेते हैं। बोले चौधरी साहब, आइए पॉइंट पर। है ना, मैं कहना चाहूंगा ये, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो इन्होंने जिक्र किया कि जोधपुर से छोड़ के जो प्रत्याशी है जालौर सिरोही चले गए, जालौर सिरोही के जो सांसद थे आपने सेमीफाइनल में उतारा था ना, क्या हुआ? उन्हें जनता ने नकार दिया, नंबर 3 पे चले गए। इसलिए आपकी पार्टी का क्या हुआ? आपकी पार्टी, आपकी सरकार कैसे चले गई? आपकी तो पूरी पार्टी को नकार दिया, आपकी पूरी पार्टी को जनता ने धक्का बता दिया, कहा जाके घर बैठो। पूरे देश से आप सिमटते जा रहे हैं, देखिए मैं आपके कमजोर होते जा रहे हैं। प्रताप जी, अगर जवाब है तो दीजिए ना भाई साहब। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं तो पर्ची के माध्यम से मुख्यमंत्री चुना जाता है, विधायक दल के अंदर व्यक्ति का नेतृत्व नहीं चुना जाता। राजस्थान की जनता के जनादेश का अपमान किया जाता है। आपके यहाँ तो हाईकमान कहता है, आपके यहाँ तो हाईकमान कहता है कि मुख्यमंत्री, आप मुख्यमंत्री पद छोड़कर दिल्ली आइए, वही मोदी के और उसके लिए हाईकमान को ठेंगा लगाते हैं। एसपी मित्तल सर, मेरा सवाल आपसे सीधा सा है, मैंने दोनों ही पार्टी के माननीयों से सवाल किया, क्या आपको एक संतोषजनक जवाब लगा कि अभी तक सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान ये क्यों नहीं कर पाए? कुछ आपको ठोस कारण नजर आया, और आपकी नजर में क्या वजह है? अभी जो आपने बताया कि दिल्ली से जो खबर आई है उसमें जो कांग्रेस के सीईसी की बैठक है वो राजस्थान के संदर्भ में स्थगित हो गई है, और अब अगले कल या परसों में उनकी बैठक होगी। मुझे इसकी क्या शुरू से सुबह से आज आशंका थी, क्योंकि मैं वो देख रहा था जिन लोगों के नेताओं के वहां उपस्थिति में नाम आ रहे हैं उसमें अशोक गहलोत साहब मुझे मौजूद नजर नहीं आए। तो ऐसा मुझे तो ये था कि अशोक गहलोत के बिना तो कैसे होगा। अशोक गहलोत साहब पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और राजस्थान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, तो मुझे लगता है कि शायद कल जब अशोक गहलोत शामिल होंगे तब शायद इस पे क्या नाम से चर्चा आगे। कारण क्या है इसके पीछे सर? सवाल यह है कि जब तक पिछली बार तबीयत खराब थी, बिल्कुल हो सकती है किसी की भी तबीयत खराब, क्योंकि और अभी फिलहाल क्या आपको कारण लग रहा है? जैसे मैंने पूछा भी सवाल कि अभी अपना कुनबा बड़ा करने की कवायद अटकी हुई है, चाहे बीएपी हो, सीपीएम को एक सीट देने की बात हो, आरएलपी को एक सीट देने की बात हो, या अभी सामंजस्य ही आपस में नहीं बन पा रहा है, किसका उम्मीदवार किस का समर्थक ज्यादा भारी दिख रहा है, या फिर बीजेपी की अभी पर्ची का, या आप कहें कि बीजेपी के भी लिस्ट का इंतजार हो रहा है? रविंद्र जी, मैं वही आगे अपनी बात रख रहा था। देखिए, जिन 19 पहले चरण में राजस्थान में क्या नाम से 19 अप्रैल को चुनाव होने, तो जहां 19 अप्रैल को मतदान होना है उनके लिए नामांकन कल से शुरू हो जाएगा। तो स्वाभाविक है कि क्या नाम से आपको उम्मीदवारों की घोषणा तो कर देनी चाहिए थी, पर मुझे लगता है कि दोनों राजनीतिक दल जो है वो एक दूसरे को नाप रहे हैं, आंक रहे हैं। और अभी जो ताजा जो खबर आई है वो आई है, कोटा से खबर आई है कि जो राजेंद्र गुंजल है वो जो प्रहलाद गुंजल है वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हो सकता है कि ओम बिरला के सामने कांग्रेस क्या नाम से अपना उम्मीदवार भी बना दे। तो मुझे लगता है कि दोनों ही दल जो हैं वो एक दूसरे की रणनीति को देख रहे हैं इसमें, लेकिन कोई दो राय नहीं है कि जो कांग्रेस है उसको, जहां तक अभी आपने बताया कि चाहे आरएलपी से गठबंधन हो या और पार्टियों से गठबंधन हो, वो मुझे लगता है कि उसमें उलझी हुई है अभी। और बीजेपी तो अब देखना होगा कि ये देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो मुझे लगता है कि अब कोई ऐसा निर्णय नहीं होगा कि कांग्रेस से कोई नेता आए और उसको उम्मीदवार बना दिया जाए। मुझे नहीं लगता कि भाजपा में ऐसा होगा। जिनको अधिकतर लोगों को लेना था वो शायद क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं, और अब ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं होगा जिसे उम्मीदवार जो आ गए हैं उनमें से किसको टिकट मिलता हुआ दिख रहा है आपको? नहीं, अभी देखिए कहना जरा मुश्किल है, लेकिन जहां तक मानवेंद्र सिंह के सवाल है, मानवेंद्र सिंह जरूर क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी में आने को इच्छुक बताए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही जो आज जोधपुर में जो क्लस्टर भाजपा की जो बैठक हुई है, उसके जो शिव के विधायक है, निर्दलीय विधायक, जो अब तक क्या नाम से कैलाश चौधरी को बाड़मेर
जैसलमेर में चुनौती दे रहे थे जी। वो क्या नाम से आज की बैठक में मौजूद हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जैसलमेर में जो कैलाश चौधरी को चुनौती थी वो शायद क्या नाम से अभी रविंद्र भाटी के तौर पर क्या नाम से अभी शांत हो गई है। तो मुझे लगता है कि जो नियंत्रण की जो स्थिति है वो शायद क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा है। कांग्रेस में देखना होगा कि कांग्रेस किस तरीके से अपने उम्मीदवारों का चयन ये कर पाती है। निरंजन पोद्दार साहब, चुनावों को अगर समझने की कोशिश करें तो चुनाव में जब ऐलान होता है, नामांकन की प्रक्रिया शुरू होती है, उम्मीदवार का ऐलान होता है, तो फिर उसे एक ऑफिस बनाना होता है, कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात करनी होती है अगर वो उस सीट से परिचित नहीं है तो। और अगर हम देखें कांग्रेस की तरफ से तो सारे प्रत्याशी बदले गए हैं पहली लिस्ट में, बीजेपी की तरफ से भी काफी हद तक ऐसी स्थिति देखने में सामने आई है। अब आगे और नामों का ऐलान होना है। ये चुनाव की तैयारी को कितना नुकसान पहुंचाता है, या फिर ये डिले टैक्टिक्स अगर हम देखें, हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा था, पहले प्रत्याशी की पहली सूची जारी हो गई थी, फिर डिले टैक्टिक्स थोड़ा अपनाई जा रही थी, थोड़ा और वक्त लिया जा रहा था। या वो फायदा देती है, या फिर ये नुकसान कितना होता है प्रत्याशी जब देर से ऐलान किए जाते हैं तब? निश्चित रूप से रविंद्र जी, आप ये देखिए, ये लोकसभा का चुनाव है और एक लोकसभा के अंदर लगभग समझ लीजिए 18 से 20 लाख वोटर होते हैं और 18 से 20 लाख वोटरों को आपको एड्रेस करना है, उनसे आपको मिलना है, चाहे आप प्रत्यक्ष रूप से मिले चाहे परोक्ष रूप से मिले, तो इसके लिए आपको एक समय चाहिए। और आज का जो जमाना रविंद्र जी जो चल रहा है, अभी जिस तरीके से समाज राजनीतिक रूप से जागृत हो रहा है, उस हिसाब से हर आदमी ये चाहता है कि हमारे बीच जो भी हमारा प्रतिनिधि हो वो हमारे बीच में हो, हमारे से मिलके जाए या हमारे साथ उसका 1 to 1 हो, तब जाकर के कहीं ना कहीं जनता कनेक्ट होती है। लेकिन आज की तारीख में अगर देखेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट बड़ी धूम धड़ाके से और बड़ी जोशो खरोश के साथ उतारी थी, उसके बाद में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पशुपेश में है। और जिस तरीके से मैं आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ रविंद्र जी, मैं 2 दिन अभी राजस्थान लगा करके आया हूँ और मैंने निश्चित रूप से आपको मैं बताऊं, जिसको कहते हैं ना कि एक वहां की परिस्थितियों को बहुत बारीकी से आंका है। आज भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा ना करके मेरे हिसाब से बहुत बड़े नुकसान में जा रही है। नुकसान में इसलिए कह रहा हूं रविंद्र जी कि आज की तारीख में अगर राजस्थान पर रखिए चुनावों की दृष्टिकोण से हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी को 25 की 25 यानी कि 100% स्कोर करना है, जबकि कांग्रेस के पास उसका जो कमजोरी है वो उसका एडवांटेज भी है। और उसकी कमजोरी जिस तरीके से चुनावी रूप से कमजोरी मानी जाती है, लेकिन एडवांटेज उनका ये है कि उन्होंने अगर 2 या 3 गोल कर दी तो भी आप ये मान के चलिए वो जीते हुए माने जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो एक फिल्म का डायलॉग है ना रविंद्र जी की, एक मारा लेकिन सॉलिड मारा। आज कांग्रेस की स्थिति कहीं ना कहीं वैसी स्थिति है। और इसके अंदर अगर आप कहेंगे तो देखिए, जिस तरीके से मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं कि झुंझुनू लोकसभा सीट के अंदर कांग्रेस ने विजेंद्र ओला जी ने, शीशराम ओला जी के जो पुत्र हैं, उनको उन्होंने वहां से प्रत्याशी बना दिया। और आपको इस चीज की भी जानकारी होगी कि शीशराम जी का जो परिवार है राजनीतिक रूप से झुंझुनू की धरती के अंदर इतना मिला जुला है कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी वहां पे मेरे हिसाब से कैंडिडेट उतारने में विलंब कर रही है तो निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए वो सीट भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाती जा रही है। और अगर इन्होंने वहां पे किसी प्रकार का कोई प्रयोग कर लिया तो 100% आप ये मान के चलिए, जिस तरीके से अभी उम्मीद लगाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें लूज करेंगी, तो आप ये समझ लीजिए 3 की बजाय 4 होगी, आप ये मान के चलिए। और अगर वहां पे जैसे अभी चर्चा में चल के आ रही है कि पूर्व विधायक शुभकरण जी की बेटी है और संतोष अहलावत पूर्व सांसद की बहू है, दीक्षा चौधरी अहलावत, अगर उनको भारतीय जनता पार्टी से यहां से उतार दिया झुंझुनू से, तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए झुंझुनू की सीट भी जबरदस्त फाइट में आती है। लेकिन आज जिस तरीके से शेखावाटी कहें या मारवाड़ के क्षेत्र में कहें, भारतीय जनता पार्टी मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल से गुजर रही है, क्योंकि एक हमारे यहाँ कहा जाता ना, अहम और वहम सभी के लिए खतरनाक होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे ही विधानसभा चुनावों के अंदर एक अप्रत्याशित जीत दर्ज की, ये अहम और वहम में आ गई। इनको ये लगने लग गया कि अब तो हमारे हाथ से छूटा हुआ पत्थर भी सीधा निशाने पर लगेगा। लेकिन इनको ये भी समझनी चाहिए कि राजस्थान की जो जनता है वो राजनीतिक रूप से इतनी जागरूक है और हर बार अपने निर्णय से। राव साहब, क्रिकेट का ही शब्द है हैट्रिक, ये क्रिकेट का ही शब्द है हैट्रिक, आसानी से नहीं बनती है ये बस वंस इन अ लाइफ टाइम जैसी चीजें होती हैं। क्या वाकई में अहम और वहम बीजेपी पर हावी हो रहा है? ओवर कॉन्फिडेंस? रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है
जो 12 महीने और 24 घंटे एक्टिव रहती है, अरे तो कभी भी जनता से कटाव नहीं रहता, ये सब जानते हैं। और इसके कारण उसको जमीनी पर तो नहीं पता चल रहा है ना। एक बात तो ये साफ लग रही है कि अगर आपको सिटिंग एमपीज को ही लड़ाना होता तब तक उनके नाम का ऐलान हो गया होता। अब अंतिम वक्त में जब आप नए उम्मीदवार उतारेंगे तो वो कैसे उम्मीदवार को कैसे वो जनता को समझेगा, कैसे वो अपने कार्यकर्ताओं को समझेगा और अपनी बात को पहुंचाएगा। ऐसा देखिए आपको समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ती, वो अपनी नीतियों पे लड़ती है, अपने निशान पे लड़ती है, अपने संगठन कौशल के बल पर लड़ती है, अपने काम के बल पर लड़ती है। और ये जो चुनाव है, हम सब जानते हैं कि पूरे देश में जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 10 साल के काम पर लड़ा जा रहा है। देश में जिस तरह का बदलाव आया है, देश में जिस तरह की तरक्की हुई है, दुनिया में जिस तरह का नाम हुआ है, उन्होंने जिस तरह का काम किया है, उस आधार पर आज देश की जनता मोदी के पीछे खड़ी है और राजस्थान की जनता हमेशा से पीछे खड़ी है। आप देखिए, बार बार हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश या गुजरात या कोई लेबोरेटरी हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए जो आप कह रहे हैं राजस्थान है वो हमारे प्रोडक्शन यहाँ कहा हाउस है जाता है और नरेंद्र मोदी राजस्थान जी की का जनता नाम हमेशा सपोर्टिव हो सकता है, भारतीय जनता ऑपरेटिव पार्टी नहीं है। के विचारों के साथ हमेशा खड़ी रही। जो प्रत्याशी होते हैं उनका महत्व, उनका भी पूरा महत्व होता है। प्रत्याशियों का आप अगर महत्व दरकिनार कर देंगे तो अभी जो मैंने शब्द का इस्तेमाल किया अहम और वहम, निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए वो शब्द लागू हो जाएगा। चौधरी साहब, आपके लिए प्रत्याशी का नाम कितना अहम है और पार्टी का चुनाव चिन्ह पार्टी कितनी अहम है, नीतियां कितनी अहम है? देखिए, मैं कहना चाहूंगा निश्चित रूप से पार्टी की नीतियां सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि जनता है वो उस घोषणा पत्र को देखती है। और कांग्रेस पार्टी ने जब विपक्षी दल की पैदाइश हो रही थी उस समय से देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें भी प्रत्येक अधिवेशन के अंदर अपने एजेंडे को वहां पे सामने रखा है 1926 से लेकर लगातार। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ये याद दिलाने का काम हम नहीं किया है। नहीं, अब 2024 है सर, 2024 है, आपके पास 50 जमा 2024 के जुमले तो बता दिए हैं कि किसने मैं ये कहना चाहूंगा, कांग्रेस के जुमले खत्म हो गए हैं। बार-बार अगर राव साहब बोलते रहेंगे वो नहीं बोल रहे आपके बीच में, एक बार इनको स्थान दे दीजिए। मैं कहना चाहूंगा कि हर बार मीडिया पे ये बात होती है कि हैट्रिक हैट्रिक हैट्रिक। 2013 के अंदर 163 सीट वसुंधरा राजे के नेतृत्व में जीती और 25 सीटें भाजपा ने वसुंधरा राजे के नेतृत्व में जीती। मोदी जी बाद में प्राइम मिनिस्टर बने हैं। 2018 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 73 सीट आ गई थी और अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और कहते थे अंगद का पांव है, 180 सीट लेके आएंगे। फिर गठबंधन के साथ में एनडीए का गठबंधन बना, आरएलपी के साथ में समझौता हुआ, तब 24 + 1 25 सीटें आई। हाँ। आज वो गठबंधन राजस्थान के अंदर टूट चुका है और वो भारतीय जनता पार्टी जिसमें व्यक्ति की महिमा होने लगी और विचार गौण होने लग गया। और ये जो स्लोगन्स किए कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, ये दुनिया की सबसे नहीं, दुनिया की सबसे धनी पार्टी है, बड़ी पार्टी नहीं थी। पन्ना प्रमुख की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी रविंद्र जी, मुझे इनकी बात पर शर्म आती है कि जो गांधी परिवार की बैसाखियों में चलने वाला, गांधी नेहरू परिवार के आधार पर चलने वाली परिवार आपको जो करता रहेगा। चौधरी साहब, क्लीन बोल्ड के लिए पहले बॉलर तो तैयार कर लीजिए, बॉलर तो तैयार कर लीजिए। हाँ, पूजा की बात करती है, जो व्यक्ति पूजा के आधार पे खड़े हैं, जिनको व्यक्ति का ही केवल ज्ञान है, जो गांधी परिवार को छोड़ नहीं सकते, ऐसे लोग व्यक्ति पूजा की बात कर रहे हैं। जो गांधी के लगातार फेल्यूर होने के बाद जो राहुल गांधी को लगातार ढो रहे हैं, बार बार लॉन्च कर रहे हैं उसे, जो लगातार फेल हुआ है, प्रताप राव एक मिनट, मित्तल सर लास्ट में कमेंट आपसे लूंगा और ये जानने की कोशिश करेंगे। अब कल से तो नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है, 27 तारीख का आखिरी डेट होगी, कितना वक्त अभी और लग जाएगा या फिर बिल्कुल लग रहा है कि एकदम एन मूवमेंट पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान होगा? नहीं, देखिए रविंद्र, मैंने अभी कहा कि इनको उम्मीदवारों की घोषणा तो होनी ही चाहिए। जिन अभी आपने पहले भी, जैसे भाजपा ने 15 अपने कर दिए, कांग्रेस ने अपने 10 कर दिए, स्वाभाविक है कि वो अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में जाके अपना प्रचार शुरू उन्होंने कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में उनको माइलेज तो मिलेगा ना अपनी अपनी जगह जाके। हाँ। अब जिन संसदीय क्षेत्रों में विलंब हो रहा है, मुझे लगता है उसमें दोनों ही पार्टियों का नुकसान है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद चारों ही खास मेहमानों का हमारे साथ प्राइम डिबेट में चर्चा करने के लिए। और उम्मीद जनता यही कर रही होगी उन क्षेत्रों की, उन लोकसभा चुनाव के इलाकों की जिनको अभी अपने प्रमुख पार्टी के उम्मीदवारों का, दावेदारों का इंतजार है, क्योंकि वो भी जानना और जांचना परखना चाहेंगे कि पार्टी की तरफ से किस उम्मीदवार को चेहरा बनाया गया। केंद्र सरकार चुननी है, अपने प्रत्याशी को सांसद के तौर पर चुनना है, तो इसलिए जनता को भी थोड़ा वक्त देना होगा। इसलिए जल्द से जल्द बीजेपी और कांग्रेस को अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करना होगा। फिलहाल प्राइम डिबेट में आज